बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना इंट्रोडक्शन देती चलो। मेरा नाम सादिया सत्तर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग 2 लाहौर। मैं आपके साथ सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू आउटलाइन हम अगर देखें तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 5 के 5.1, 5.2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसका पोर्टल पे मैंने डाल भी दिया और साथ साथ आपके गूगल क्लासरूम में भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का 5.3। चैप्टर का है नाम जी इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, और आज का हमारा टॉपिक है 5.3 एप्लीकेशन ऑफ इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती क्या हैं, उसको फ्रेमवर्क कैसे बनाते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको क्लास में कैसे करते हैं, फिर उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशंस उसको अप्लाई कैसे करते हैं। इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को, अपनी इंस्ट्रक्शंस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम उसको अपनी क्लास में, अपने जो स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई कैसे करते हैं और उससे हमें क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। एक नज़र डेफिनेशन पे देखें जी। इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ नॉट अ सेट ऑफ जेनरिक प्रैक्टिसेस बट इंस्टेड इट इज़ अ सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन डिसीजंस अबाउट टीचिंग. Effective teachers do not use the same set of practice for every lesson. Instead, what effective teachers do is constantly reflect about their work, observe whether students are learning or not, and then adjust their practice accordingly. देखिए, हमारे पास जब हम अपनी टीचिंग को हम उसको इफ़ेक्टिव तब कहेंगे जब वो कहता है कि जब वो कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन डिसीजन हो, यानी कि वो एक सेट है कॉन्टेक्स्ट का। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बस हमने कोई आम सी प्रैक्टिस नहीं है कि बस हम आए क्लास में आए पढ़ाया और चले गए, लेकिन नहीं, ये हमने एक प्रॉपर एक वे में उसको लेके चलना है। जब हम एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक वे में लेके चलते हैं, या हम अपनी प्लान अपनी टीचिंग अपनी जो टीचिंग है, अपना टीचिंग मेथड है, उसको जब हम प्लान करते हैं और प्लान मेथड हमारे पास होता है तो उससे हमारी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने एक लेसन पढ़ा दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने किसी बच्चे को पढ़ा दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ थ्रस्टी क्रो, ठीक है। अब मैंने थ्रस्टी क्रो पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उसके लिए मैंने जो मेथड यूज़ किया, जो मटेरियल यूज़ किया, उसके लिए मैंने जो प्रेजेंटेशंस के लिए मैंने जो अपना तरीका अपनाया, वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं साइंस में उसको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग पढ़ा रही हूँ या लाइफ साइकिल ऑफ मैं बटरफ्लाई पढ़ा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों वही मेरा मेथड, वही मेरा मटेरियल, वही मेरा तरीका, वही मेरा जो है पढ़ाने का स्टाइल, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेम हो। हमारा हर लेसन जो है ये अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा जो है वो वेरी करता है। अगर हम सेम एक ही, अगर टीचर एक ही अंदाज में, एक ही मेथड लेके, एक ही मटेरियल लेके हम क्लास में जाएं तो वो हमारा इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। इफ़ेक्टिव टीचिंग तब होती है जब आप क्या करते हो कि अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप मटेरियल यूज़ करते हो, उससे रेलिवेंट आप मटेरियल यूज़ करते हो। अगर आप उसके लिए एवीएयर्स या आप चार्ट्स या फिर आप पिक्चर बुक्स या फ्लैश कार्ड्स, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी अपने टॉपिक से रेलिवेंट हो। अगर आपके टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और आपका जो है ना जो आपका लेसन होता है, जैसे आपका लेसन चेंज होता है, साथ ही साथ आपका टीचिंग मेथड है वो भी चेंज हो जाता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी की थी कि जब क्लास में हम जाते हैं तो हम एक मखसूस, ये नहीं है कि हमने एक मुट्ठी में एक चीज़ ले ली और उसको हमने क्लास में जाके दे दिया, ऐसे नहीं होता। जब आप क्लास में जाते, बाज़ बात इस तरह होता है कि आप कहते हो कि मैंने आज 5 लाइनें जो हैं ऐसे करवा रहे हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ज़ात, तो उस पर आपने सोचा कि ये 5 लाइनें जो हैं ये मैंने आज स्टूडेंट को करवानी है। लेकिन जब आप क्लास में गए हो तो हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट हैं आपके, वो सिर्फ आपको 3 लाइनें करके दें, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही ना हो। जो आपने लेसन प्लान में अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं
वो अचीव ही ना हो। मतलब आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच के जाते हैं एज़ इट आपको क्लास में मिलता है और एज़ इट आपके स्टूडेंट्स आप पे काम करते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई होनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, वो काम करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप पाँच लाइनें सोच के गए हैं तो वो आपको 7 लाइनें करके दिखा दें। ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में अगर आपने 5 पॉइंट्स किए हैं कि ये स्टूडेंट्स को हम 5 पॉइंट्स करवाएंगे, लेकिन जब आप क्लास में जाते हो और स्टूडेंट के पास जाते हो तो स्टूडेंट आपको उसका इतना अच्छा काम करता है कि वो आपको 7 लाइनें करके दिखा देता है। तो जब आप लेसन प्लान करते हो, जो उसकी आप फ्रेमवर्क तैयार करते हो, जो उसका आप मटेरियल तैयार करते हो, जो उसमें आप प्रेजेंटेशन स्टाइल डालते हो, जो आप उसमें आप एविएट्स डालते हो, जो आप मेथड्स डालते हो, वो सारे जो स्टेप्स आप डालते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेप एज इट हों। अगले लेसन में भी लेसन का टॉपिक बदला, लेसन चेंज हुआ तो वो स्टेप्स भी आपको उसके साथ साथ चेंज होते जाते हैं। एक मुसलसल एक ही टीचिंग मेथड के साथ आप डेली प्रेजेंटेशंस नहीं देख सकते क्लास में। हो भी जाता है बाज़ औक़ात, इस तरह हो जाता है कि आप सेम स्टाइल में आप 2 टॉपिक कर लो, लेकिन वो जो आपका लेक्चर का जो टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। नहीं तो आप मुश्किल होता है कि आप सेम स्टाइल में आप 3 से 4 टॉपिक्स नहीं पढ़ाते अगर आपने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो। इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। इफेक्टिव टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग टीचर बिहेवियर, वार्मथ, civility, clarity, teacher's knowledge of subject matter of students, teacher beliefs, and so forth. Here, we define effective teaching as the ability to improve student achievement. एक ऐसी एबिलिटी जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को इम्प्रूव करती है। Effective teaching is the teaching form that is not less than the average level of teaching under the premise of conforming to the positive value of the times and individuals. Therefore, whether students have progress or development is the most important indicator to measure the effective teachers. जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं ना, इससे पहले कि हम क्लास में जाते हैं और हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, हमने कोई कटिंग पेस्टिंग का काम दे दिया, हमने कोई ड्राइंग का काम दे दिया, या हमने अपने सब्जेक्ट और अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने बच्चों को काम दे दिया, अपने स्टूडेंट्स को काम दे दिया। जो भी एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं, टीचर को तभी अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे का जो है वो कितना लेवल है, इस बच्चे की जो एक्टिविटी है उसको कितनी इसकी इवैल्यूएशन करूँगा तो इसके कितने मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे और कितने मेरे ऑब्जेक्टिव्स फेल होंगे। इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअली अगर हम चेक करें तो टीचर को ऑलमोस्ट अंदाज़ा हो जाता है। जो स्टूडेंट होता है ना वो खुद ही आपको बता देता है, स्टूडेंट के प्रोग्रेस से, स्टूडेंट की डेवलपमेंट से, स्टूडेंट की फेलियर से आपको पता चल जाता है कि आपकी टीचिंग जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, या उसमें कितना जो है वो आपके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स कितने आपने अचीव किए हैं और कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके फेल हुए हैं। फाउंडेशन की बात करते हैं। फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। A number of factors affect the ability of teachers to provide high quality instructions, including the behavioral and instructional challenges. To address these challenges, teachers should first establish a solid instructional foundation of the implementation of evidence-based practice. Teacher can begin to build this foundation by incorporating into their instruction the practice described below. One of the most important tasks for teachers to establish positive relationship with their student. This can be a trial or error process. Teachers who respect their students and have high expectations for their behavior and achievements create environments where students can be successful. जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है। टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लास में जाते हैं, अच्छा बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है, आप क्लास में जाते हैं, आप इसे की क्लास में चले गए, आप एमसीसी की क्लास में चले गए,
स्टूडेंट्स आपको पसंद ही नहीं करते, बच्चे आपसे काम ही नहीं करना चाहते। तो वो हम कहते हैं ना कि रेपो डेवलप करना। तो रेपो डेवलप करना ये होता है कि आप स्टूडेंट्स के साथ आपकी ऐसी रेपुटेशन डेवलप हुई हो कि स्टूडेंट आप पे एतमाद करे, वो आप पे ट्रस्ट करे। टीचर स्टूडेंट्स अपने जो है ना अपने टीचर्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में अपने बच्चे देखें, होता क्या है कि अगर छोटा सा कोई बच्चा 2 में 1 में 2 या 3 के बच्चे, इवन के 3 के बच्चे भी, आप घर में वो बच्चे काम कर रहे हो, अगर टीचर से गलती से कुछ कोई डॉट कोई ज़्यादा हो गया है या एक कम लग गया है या कोई मिस हो गया है, इवन कि एक डॉट अगर मिस हो गया ना, अगर बे का डॉट मिस है तो बच्चे ने कहना है कि जो मेरी टीचर ने किया है यही सही है। कि अगर टीचर ने बे के नीचे डॉट नहीं डाला तो इसका मतलब है कि इसके नीचे डॉट नहीं है। तो ये ट्रस्ट होता है, ये इत्मीनान होता है, ये एक वो उस पर टीचर पे एक जो स्टूडेंट को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि जो मेरे टीचर ने कह दिया है वो बेहतर है, जो मेरे टीचर ने कह दिया वो बिल्कुल सही है। तो ये रेपो डेवलप जब हो जाती है तो आपको काम करवाना, आपको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाना मुश्किल नहीं होता। तब आप अपनी रेपो डेवलप करने के बाद आप देखें कि आप क्लास का ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि बच्चे आपको समझें। आप काम करवा रहे हैं तो बच्चे आपके साथ साथ काम करें, ना कि आपको उनके पीछे जाना पड़े, बार बार तंग आप खुद भी हों और उनको भी करें कि भाई ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, कर लो खोल लो। जब बच्चा काम करना शुरू कर देता है, जब एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देता है तो वो बड़े इंटरेस्ट से करता है, मोस्टली इंटरेस्ट से करता है। लेकिन बात यह है कि क्या आपकी एक्टिविटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, क्या आप जो काम उसको करवा रहे हो क्या उसमें वो ऐसी है कि वो बच्चे की अटेंशन को वो गेन कर सके। कि जो बच्चा जिस चीज़ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों कि जिससे बच्चा जो है जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है ना तो वो अपने आपको टीचर को उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप एक बच्चे को बता रहे हो, वो साथ वाला बच्चा देख के उसको काम कर रहा होता है। ये मतलब इतनी अच्छी इनकी लर्निंग होती है, ये आपस में इतने अच्छे इनके एक पेयर ग्रुप में एक होते हैं, इनकी लर्निंग इतनी अच्छी इस हिसाब से होती है जो उस पर जो है ना वो जो क्लास का इन्वायरमेंट है उसके लिए। हाँ ये है कि अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तो वो आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपकी लर्निंग की तरफ बच्चों को कम आने देता है। लेकिन जब आप इन्वायरमेंट एक इतना कूल और इतना एक फ्रेंडली कर लेते हैं तो वो इसी सूरत में होता है कि जब स्टूडेंट टीचर को का एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, इन दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशन जब डेवलप हो जाता है तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली आपका जो है वो कूल हो जाता है, वो फ्रेंडली हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। Teachers should hold high expectations for their students and apply a rigorous curriculum based on college and career ready standard. A rigorous and comprehensive curriculum will maximize educational opportunities for youth and supports their success when they return to the community. जब हम स्टूडेंट्स को हमने एक इन्वायरमेंट दे दिया, हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट, अगर फॉर एग्जांपल हमने इंक्लूसिव क्लास की बात करते हैं तो इंक्लूसिव में हमने स्टूडेंट्स को बैठा लिया, हमने उसमें एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चे भी बिठा लिए, उसमें जनरल एजुकेशन के बच्चे भी बिठा लिए, हमने उसको करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ हमने उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देना कि उनको सिर्फ हमने स्कूल की या क्लास की हद तक रखना है। आखिरकार उन्होंने अपनी कम्युनिटी में वापस जाना है, उन्होंने इस सोसाइटी में वापस जाना है, इस सोसाइटी में उन्होंने मूव करना है। तो हमने उनकी तालीम व तरबियत में ये चीज़ शामिल करनी है कि अगर वो हमारी सोसाइटी में जाते हैं तो वो किस हद तक वो कामयाब हो सकते हैं, वो कैसे मूव करेंगे, उनका वहाँ पे हमने लर्निंग में इन चीज़ों को शामिल करना है, उनकी स्टडीज़ में, उनकी एजुकेशन में इन चीज़ों को शामिल करना है कि वो जब यहाँ से निकलें, जब वो हमारी क्लासेस ख़त्म होंगी या जब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके निकलें तो वो अपनी सोसाइटी में मूव कर सके। उनको हम ऐसा माहौल नहीं देंगे, ऐसा इन्वायरमेंट अपनी क्लास में नहीं देंगे कि वो समझे कि ये सारी जन्नत इसी क्लास में है, क्योंकि उसने इस क्लास से निकल के उसने रियलिटीज़ का सामना करना है। वो रियलिटी जो सोसाइटी से उसको फेस करनी पड़नी है, तो हमने वो सारी चीज़ें उसके एजुकेशन में शामिल करनी है।
टीचर शुड कलेक्ट डायग्नोस्टिक असेसमेंट, टीचर को चाहिए कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट करे एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो होता है जो डायग्नोज करते हो आप, यानी कि आप उसका जो इनिशियल बेस पे, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बच्चा आया है तो वो 2 क्लास में है, तो मैंने देखना है कि क्या 1 क्लास का सिलेबस इसको आता है, या अगर 2 क्लास पे है तो इसके किस लेवल पे है, बच्चे को कितने सिलेबस में से कितनी चीज़ें आती हैं, बच्चे के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें डायग्नोस्टिक टेस्ट में आती हैं। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो आपकी क्लास में साथ साथ चलती जाती है। Data on all students. Data should be collected when the students enters the program in order or determine his or her initial level of the achievement and instructional need, and throughout instructions in order to adjust instructions to meet the students' need. Curriculum based measurement is an evidence-based practice that allow teacher to collect formative assessment data and use these data to help plan or structure instruction. जब हम करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट करते हैं बच्चे की, तो हमारे पास एक एविडेंस आ जाता है कि देखिए वैसे तो हमने उसका कंसेप्ट चेक कर लिया है कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो प्रॉब्लम कर रहा है, या ये चीज़ें उसको ऑलरेडी उसके नॉलेज में हैं। तो जब हम उसका ये तो हमारा इनिशियल ये होता है कि जब हम बच्चा हमारे पास आया तो हमने उसका टेस्ट ले लिया, तो हमने इसको बैठा दिया कि ये बच्चा 4 क्लास में बैठेगा, ये 3 में बैठेगा, ये लेवल 2 में बैठा हुआ है, या लेवल 2 से ये जो है ये उसका सिलेबस उसको आता है, इसको हम 3 में प्रमोट कर देंगे, या 2 महीने हम इसको लेवल 2 में पढ़ाएंगे, उसके बाद हम 3 में प्रमोट कर देंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो वो होती है कि जो हम अपने करिकुलम से रिलेटेड जो होती है, करिकुलम बेस्ड जिसको मेजरमेंट कहते हैं, उसमें ये होता है कि हम अपने करिकुलम से जो हम उसकी एवैल्यूएशन करते हैं, जो उसकी असेसमेंट करते हैं, वो हमारे पास एक एविडेंस होता है जिसको सामने रख के टीचर जो है वो एक प्रॉपर जो है ना उसका प्लान और स्ट्रक्चर जो है इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाती है। Provide a framework in which struggling students receive increasingly intensive and individualized academic support. All students receive high quality instructions. Additional support is provided for those who need it. This additional support often occurs in small group formats. अगर हमारे पास इंक्लूसिव सेटअप है और उसमें डेफ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि या फिर उसमें ब्लाइंड बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर हम ब्लाइंड बच्चे बैठे हुए हैं तो हम क्या करेंगे कि उनका करिकुलम तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, उसके लिए हम ब्रेल की सहूलत वहाँ पे उसको मुहैया करेंगे। हम और अगर ब्रेल हमने उसको ब्रेल दिया है तो इसका मतलब है कि ब्रेल को वहाँ पे उनको स्पेशल टीचर भी चाहिए होगा, उसके लिए उसकी बिल्डिंग का डिज़ाइन भी वैसा ही होगा, लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होगा बच्चों के पास। अगर हमारे पास डेफ बच्चे हैं तो हम वहाँ पे एक साइन लैंग्वेज का हम इत्माम करेंगे कि जो ऐसा स्पेशल टीचर हो कि जो उनको जो भी लेक्चर टीचर दे रही है या जो भी पढ़ा रही है वो साथ साथ साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर सके। एडिशनल स्पोर्ट्स जो होती हैं, culturally responsive instructions involves modifications and adjustment made by educators to meet the individual needs of their students that acknowledge, respond to, and celebrate all culture. Teachers who embrace a fuller understanding of their students' background and personal experiences can use them as a tool to make connections for their students. देखें एक क्लास में डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। हाँ, अगर हम अपनी क्लासेस में देखें तो हमारे पास सराइकी स्टूडेंट्स भी होंगे, हमारे पास पंजाबी स्टूडेंट्स भी होंगे, उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स भी होंगे। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास डिफरेंट कल्चर से लोग, जिनके नॉर्म्स अलग होते हैं, जिनके वैल्यूज़ अलग होती है, वो सारे एक क्लास में मौजूद होते हैं। तो हम इन सब को वेलकम करते हैं, ना कि हम उनको जो है रिजेक्शन नहीं है, हमारे पास रिजेक्शन की गुंजाइश नहीं है। हमने उन सबको वेलकम करना है, अब उनको एडजस्ट करना है, हमने उनके लिए मॉडिफाइड करना है चीज़ों को, हमने उनको एडजस्ट करना है अपनी क्लास में, अपनी एजुकेशनल सेटअप में। तो डिफरेंट कल्चर को
डिफरेंट तरह तरह के लोगों को हम वेलकम करते हैं अपने जो है अपने सेटअप में। तो इसके लिए टीचर के पास अगर आप अपनी अफेक्टिव टीचिंग अफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस को अफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए टीचर के पास उसकी फुली अंडरस्टैंडिंग हो, उसको पता हो कि स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आया है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। जो क्लास में आपके पास स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आपको पता होगा तो उनको टीच करना उनको ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। और उनकी उसकी क्योंकि आप उसकी प्रॉब्लम्स को, आप उसके इश्यूज़ को भी समझते हैं ना साथ साथ। The use of different grouping strategies has been shown to be effective in teaching both struggling learners and students with disabilities. Depending on the instructional activities and the need of the students, teacher can use one of the grouping strategies outlined below. पेयर पेयरिंग यानी कि एक पेयर कहते हैं एक जितनी एज के जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका पेयर बना दिया जाए। Two students work together to assist and remind one another of the procedures to be implemented during the application of the strategy to complete a task or to solve a problem. Small group instruction, छोटे से ग्रुप को इंस्ट्रक्शन यानी कि उसको ग्रुपिंग कर लेना। पहले पेयर यानी कि एक जितनी एज के सारे बच्चों को ग्रुप बना देना। अब बात कर रहे हैं स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना देना। द टीचर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड सपोर्ट्स टू द सबसेट ऑफ स्टूडेंट्स विद सिमिलर नीड्स। एक जैसी ज़रूरत के जो सेम ज़रूरत के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अलग अलग ग्रुप बना देना। होल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, होल ग्रुप होता है यानी कि पूरे ग्रुप को इंस्ट्रक्शंस देना। द टीचर प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द एंटायर क्लास और टू द लार्ज पोर्शन ऑफ द क्लास। Employ a variety of instructional type. Learners are more engaged when teachers vary how they provide instructions. When choosing the type of instructions to imply, teachers should consider the academic content and the needs and abilities of the students. Several types of instructions are briefly described below. Project based learning. Project based learning क्या होता है जी? A dynamic classroom approach in which students actively explore real world problems and challenges and acquire a deeper knowledge of the content. स्टूडेंट्स जो है अपनी रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को जानता हो, उसको पता हो कि वो क्या हैं और उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। Explicit instructions, approach in which teachers clearly identify the expectations for learning, highlight important details of the concepts or skills, offer precise instruction and content and connect new learning to earlier lessons and material. Cooperative learning, instructional arrangement in which हेट्रोजेनियस यानी कि हेट्रोजेनियस कहते हैं जिसमें मिक्स एबिलिटीज़ होती हैं। ग्रुप आर एम्प्लॉयड एज अ मेथड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द लर्निंग ऑफ एवरीवन इन दोज ग्रुप्स। इट्स आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप सोशल स्किल्स। ये मिक्स एबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो ग्रुप बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी सोशल स्किल्स को डेवलप करने में मदद देते हैं। देखिए अगर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं तो अगर हम उनको इकट्ठा सा एक ग्रुप बना दिया जाए, हर बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी है, तो वो जब एक दूसरे से अपनी एबिलिटी शेयर करेंगे तो क्या होगा कि उनका एक बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा और वो एक दूसरे से लर्न करेंगे, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। पीयर ट्यूटरिंग, टू स्टूडेंट्स ऑफ द सेम एंड और डिफरेंट एबिलिटी लेवल वर्क टुगेदर। दो स्टूडेंट जो जिनकी सेम भी हो सकती है एबिलिटी लेवल और डिफरेंट भी हो जाता है, उनको इकट्ठा काम करवाना ऑन एन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। It often include reciprocal tutoring, where students take turns being tutor and tutee. Two common peer tutoring approaches are peer assistance learning strategies, assisted learning strategies, in class-wide peer tutoring. Reciprocal क्या होता है? Reciprocal teaching and instructional tactics wherein teachers and students switch role in predicting, summarizing, questioning and clarifying reading passage.
जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो हमें अपनी इंस्ट्रक्शंस का अफेक्टिव करने के लिए जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसमें से 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। इट मस्ट बिगिन विद एन एंड इन माइंड, इट मस्ट बी स्टूडेंट सेंटर्ड, it is refined through continuous assessment and improvement, it follow a well defined system। अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको देख लें एक नज़र। डेली रिव्यू, यानी कि डेली बेसिस पे आप उसको रिव्यू करें। प्रेजेंट न्यू मटेरियल यूजिंग स्मॉल स्टेप्स, आस्क क्वेश्चंस, प्रोवाइड मॉडल्स, स्टूडेंट्स को मॉडल्स दें, उनसे क्वेश्चंस पूछें, गाइड स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऑब्टेन द हाई सक्सेस रेट, प्रोवाइड स्कैफोल्ड फॉर डिफ़िकल्ट टास्क, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, वीकली एंड मंथली रिव्यू। इन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए जब हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अप्लाई करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमारे अचीव होंगे और इंशाल्लाह हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रेजेंटेशंस का आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला होता है तो आप मेरे जो है क्लास जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।